नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, जय श्री राम, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल क्लास 10th वालों। मैं विशाल मिश्रा आपका अगली क्लास में स्वागत करता हूं। आज ये फिजिक्स की 5वीं क्लास है क्लास 10th वालों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि पिछले 4 वीडियोस को आपने देखकर समझा होगा और जो होमवर्क आपको दिया गया था करने के लिए वो होमवर्क भी आपने निसंकोच किया होगा। जो बच्चे या जो बच्चियां लापरवाही कर रहे हैं, अभी तक नोट्स नहीं बना रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने होमवर्क को दिन प्रतिदिन करें। नहीं करेंगे तो आप अन्य बच्चों से बहुत पीछे हो जाएंगे। तो चलिए अपनी 5वीं क्लास को आज हम लोग फिजिक्स की स्टार्ट करते हैं। 5वीं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4थी क्लास में मैंने जो पढ़ाया था उस पर ज़रा एक बार मैं प्रकाश डाल देता हूँ। ये चैप्टर भी प्रकाश है, इसलिए इस पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है कि मैंने पिछली क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पिछली क्लास में दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई थी। उम्मीद करता हूं कि 8 परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई थी वो आपने भली प्रकार से समझकर उसके नोट्स अब तक बना लिए होंगे। जिन बच्चों ने भी अभी तक नोट्स नहीं बनाया है वो मुझसे संपर्क करें, मैं आपको एक आध नोट्स अपने पास से सेंड कर दूंगा, आप उसे कॉपी करके समझ सकते हैं। तो पिछली क्लास में जब मैंने आपको 8 परिभाषाएं बताई थी तो उन 8 परिभाषाओं में मैंने आपको दर्पण का द्वारक, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और एक संबंध आपको मैंने बताया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबको याद होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, मैंने F बराबर r/2 के माध्यम से आपको बताया था। और बताने के बाद मैंने आपसे कहा था कि F बराबर r/2 का जो निगमन है, जो प्रूविंग है, जो डेरिवेशन है, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपसे कहा था कि अगर आपको F बराबर r/2 का निगमन अच्छे से समझना है, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको F बराबर r/2 का निगमन बढ़िया से समझना है तो इसके लिए आपको 2 कोणों का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसमें से पहला कोण होता है एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं इसे, और दूसरा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उस दोनों कोणों के बारे में जानकारी अब तक ले ली होगी। जिन लोगों ने भी जानकारी नहीं ली कृपया वो 1 सेकंड सामने बोर्ड पर फोकस करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 9 की ज्योमेट्री में हमको पढ़ाया जाता है कि अगर 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, इफ 2 पैरेलल लाइंस एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेप्ट बोथ लाइन इन 2 specific points, then always we get the alternative angles, vertically opposite angle, interior angle, exterior angle। अगर 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काट के जाती है तो बच्चे इस प्रकार हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इस प्रकार के कोणों को प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपसे केवल 2 कोणों के बारे में पढ़ने के लिए कहा था, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण। जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चे, एकांतर कोण क्या होता है? आप सीधे शॉर्टकट दिमाग में रखिए। देखिए, जो लोग मैथ नहीं पढ़े 9th में उनके लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं कि जहां पर आपको z दिख जाए, जहां पर आपको z दिख जाए या उल्टा n दिख जाए, समझ लीजिएगा वहां पर आपको सबसे पहले एकांतर कोण दिखेगा। देखो ना, तो देखो यहाँ पे आपको z मिला, तो जैसे आपको z मिला तो आप निसंकोच यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ एकांतर कोण बन रहा है। अब आपको पहचानना है कि z में एकांतर कोण बना कहाँ। देखो, ये वाला कोण जो है ना, ये कोण अगर इस कोण के बराबर है तो ये एकांतर कोण है। फिर देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बनाया नहीं बनाया, तो ये वाला कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, इसे एकांतर कोण बोलते हैं। अब इसी में आता है आपका दूसरा शीर्षाभिमुख कोण, जिसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये आपका, जैसे मान लीजिए ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये और ये कोई काट की लाइन चली गई, तो देखो यहाँ पे ये है इस पॉइंट पे जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया है। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट के इधर साइड और इधर साइड, मतलब इनके अपोजिट साइड, इसीलिए इसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी वर्टेक्स के ठीक अपोजिट में, वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, तो वर्टेक्स के ठीक अपोजिट में एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है और एक एंगल ये क्रिएट हो रहा है। मीन्स ये दोनों एंगल आपको क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण का काम आपको लगेगा उत्तल दर्पण में और एकांतर कोण का आपको काम लगेगा अवतल दर्पण में। तो चलिए जरा फिर से समझते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। हमको ये पढ़ना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। या फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं
वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं अपॉन में 2, यानी हमें ये सिद्ध करना है F बराबर R/2, या फिर हम चाहे तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसे थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं R = 2F, यानी कि अगर हम ये एक्सप्रेशन या ये एक्सप्रेशन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन प्रूफ कर देते हैं तो हमारा स्टेटमेंट जो आज के लिए प्रूफ करने के लिए था वो चीज़ हमारी सही हो जाएगी। यानी हमें प्रूफ करना है कि किसी भी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या हमारी 40 है तो फोकस दूरी हमारी 20 सेंटीमीटर होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 60 है तो फोकस दूरी हमारी कितनी होगी? 30 होगी। है क्लियर? समझने के लिए आप लोग रेडी हैं? चलिए अब पूरा आपको कम से कम 15 से 20 मिनट बोर्ड पर रहना है और अपनी निगाहें यहाँ से नहीं हटानी है। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा। सीबीएसई वाले बिल्कुल टेंशन मत लें, आपको भी समझ में आएगा। जहां प्रॉब्लम है आप यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में हमने बनाया एक अवतल दर्पण बना दिया। इस अवतल दर्पण को मैं नाम दे दिया M1 और M2। वही डायग्राम में समझा रहा हूं कि मैंने यहाँ कैसे बनाया। M1 और M2 मैंने एक अवतल दर्पण लिया, इसके बाहर मैंने ये पेंट लगा दिया रेड आयरन ऑक्साइड का। इसके बाद ये सेंटर से एक लाइन खींची। मेरे सारे बच्चे ध्यान दें, ये जो हमारा है ये होता है दर्पण का ध्रुव, जिसे पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। और ये जो लाइन सीधी जाती है इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि ये जो सीधी लाइन जाती है इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। फिर देखिए मैंने एक ऐसे दर्पण बनाया। दर्पण बनाने के बाद इस दर्पण को मैंने M1 दिया और इसको M2 नाम दे दिया। है क्लियर? इसके सेंटर को पकड़ा, इसे पोल ऑफ द मिरर बोल दिया और एक सीधी लाइन खींच दी। है क्लियर? तो ये लाइन हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। है क्लियर? अब चलिए जरा आगे समझते हैं। अब आप देखोगे कि ये तो मुख्य अक्ष गया हुआ है सीधे P से लेकर पूरा सीधे जा रहा C से, ये पूरा मुख्य अक्ष है। अब जरा इसके समांतर देखिए, इसके ठीक समांतर देखिए, इस पॉइंट A से एक प्रकाश किरण चली है। यानी ये क्या है हमारी? ये हमारी एक लाइट रे है, एक प्रकाश किरण है हमारी। एक प्रकाश किरण हमारी यहाँ से गई है और दर्पण के बिंदु B पर पड़ी है। दर्पण के बिंदु B पर पड़ी है। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के ठीक बाद वह परावर्तन के रूल का पालन करती है, वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करती है। यानी अगर वो A से जाएगी और दर्पण के बिंदु B पर पड़ेगी तो पड़ने के पश्चात क्या होगा कि मुख्य फोकस के पॉइंट से होकर निकल जाएगी। यानी पढ़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरण यहाँ से जाती है। जाने के लिए आप ऐसा साइन लगा दीजिए एरो का। यहाँ पर पड़ती है मतलब B पॉइंट पर पड़ती है। ये A वाली लाइट यहाँ से चली है, A से चली है, लेकिन चली कैसे है? मुख्य अक्ष के समांतर। यानी आप तिरछा मिर्चा नहीं चलाएंगे, समांतर। बोले तो यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ की डिस्टेंस, हर पॉइंट पर डिस्टेंस बराबर हो। ये लाइट यहाँ से गई, B पर पड़ी, पड़ने के पश्चात ये मुख्य अक्ष है ना, इसी मुख्य अक्ष के एक खास पॉइंट से निकलेगी और इस खास पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको दूसरे लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था और बताया था कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो V शेप तो बनता ही है और इस V शेप के बीच में एक होता है अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। यानी जहां पर आपतित किरण गिरती है और परावर्तित किरण उठती है। देखिए ना, यहाँ पे आपतित किरण आ रही है, इस O पर गिर रही है। देखो ना, A से आ रही, O पर गिर रही, गिरने के पश्चात यहीं से उठकर P पे निकल जा रही है। तो जहां पर आपतित किरण गिरती है, फिर से सुनो, जहां पर आपतित किरण गिरती है और जहां से परावर्तित किरण उठकर ऊपर जाती है उसी पॉइंट पर हम लोग क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये A आपतित किरण ही तो है, B पर गिरी है और B से परावर्तित किरण इधर चली आई है। तो इसी B पॉइंट पर आपतित किरण गिरी है और इसी B पॉइंट से परावर्तित किरण निकल के नीचे आई है। तो इसी B पॉइंट पर हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे और जब अभिलंब खींचेंगे तो जनरली वो कहाँ जाकर मिलता है? हमारा C पर। और C हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र होता है। यानी कि अगर B से अभिलंब खींचेंगे तो निश्चित तौर पर वह मुख्य अक्ष पर जो हमारा वक्रता केंद्र C होगा उसी पर जाकर ये टच करेगा। तो डायग्राम आपको अब तक समझ में आ गया होगा। यानी ये BC क्या है? ये BC क्या है? ये BC तोप नहीं है, ये BC अभिलंब है। इसको आप समझ कर रखिएगा। अब चलिए जरा इसकी लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे? इसकी लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन है और डेरिवेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट लैंग्वेज। सो यू हैव टू राइट द लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या है जरा फोकस करिएगा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है।
मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलती है और दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है, और दर्पण के बिंदु बी पर टकराती है। टकराने के पश्चात यह प्रकाश किरण रटना नहीं है, टकराने के पश्चात यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर सीधे निकल जाती है, मुख्य फोकस से होकर सीधे निकल जाती है। जब हम लोग B को C से मिलाते हैं, जब हम लोग पॉइंट B को C से मिलाते हैं तो हमें अभिलंब BC की प्राप्ति होती है क्लियर? चलिए जरा अब इतना हो जाने के बाद अपनी निगाहों को यहीं पर गौर करिएगा, अदरवाइज ये पूरा आर्टिकल आपका चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपको मालूम होगा परावर्तन के पहले नियम में आपको पढ़ाया गया था कि सदैव आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण बनता कैसे है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो परावर्तन कोण। तो देखिए ये लाइट रे आई है और ये लाइट रे हमारी वापस गई है, तो ये आपतित किरण हुई, ए बी हमारी क्या हुई, आपतित किरण हुई कि नहीं हुई, और बी सी हमारा क्या हुआ, अभिलंब। इसको मैं लिख देता हूं, ए बी हमारा क्या है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसे। बी डी हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित किरण बोलते हैं इसे। और बी सी हमारा क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल है। और अभिलंब का काम क्या होता है, अभिलंब का काम होता है परावर्तन की घटना को दो बराबर भागों में बांटना, यानी अभिलंब के दाएं तरफ एक कोण और बाएं तरफ एक कोण मिलेगा आपको। एक कोण आपतन कोण कहलाएगा और दूसरा कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। आधे बच्चे या पूरे बच्चे लगभग सब लोग समझ रहे होंगे कि अब देखिए ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। इसे हमने क्या नाम दे दिया, आई नाम दे दिया। ऐसे यहाँ देखिए ये हमारा अभिलंब है, ये हमारी परावर्तित किरण है, यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल आर बनेगा। अब जरा फोकस करते हैं भैया, परावर्तन के नियम से एंगल आर और एंगल आई आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो जरा इसे आप लिखिए, तो डायग्राम से एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ, सी बी एफ। और ये कैसे हुआ, इसको आप बगल में लिख दीजिएगा, परावर्तन के नियम से। और समीकरण नंबर 1 देखिए ना ध्यान से, कुछ मैंने नहीं किया, मैंने केवल परावर्तन का पहला नियम लगाया है भाई। अब देखिए ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल जा रहा है, ये अभिलंब है हमारा। प्यारे बच्चे देखिए, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा। तो ये देखिए ना, एंगल ए बी सी ये आई हो गया, और एंगल सी बी एफ ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। तो एंगल आई किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के इक्वल। मतलब एंगल एबीसी किसके इक्वल हो गया, एंगल सीबीएफ के इक्वल हो गया। है क्लियर? अब आगे का सीन क्या है उसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जहां पर जेड बनता है, जहां पर जेड का क्रिएशन होता है, वहां पर आपका अल्टरनेटिव एंगल आता है, एकांतर कोण आता है। तो जरा आप इस डायग्राम में देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, ये जहां मेरा मार्कर चल रहा है कृपया वही निगाह रखिए, ये चीज ये, और अगर ऐसे करके आप ये मिला दो, ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको z। और इस z की स्थिति में ये वाला i, भाई z में क्या होता है, ये और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाला i इस वाले c के इक्वल होगा ना, मतलब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ के, बी सी एफ के। और ये कैसे हुआ, बगल में आप लिख दीजिए, एकांतर कोण से। समीकरण नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज पर गौर करिए, ये बताइए जरा, एबीसी को देखिए और एबीसी को देखिए। मैंने यहां लिखा आपके सामने x बराबर 2 और x बराबर 3, तो कहीं ना कहीं 2 बराबर क्या हो रहा होगा, 3। हालांकि ये नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर कहीं लिखा हुआ है x बराबर a और x बराबर c, तो डेफिनेटली a बराबर क्या होगा, c। ये रूल होता है मैथ का कि अगर समीकरण के दाएं पक्ष बराबर है तो उनके बाएं पक्ष भी आपस में बराबर कर दिए जाते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 और समीकरण 2 से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप क्या लिखेंगे, एंगल सी बी एफ इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, यानी एंगल सी बी एफ किसके इक्वल हो गया, एंगल बी सी एफ के हो गया। जरा आप देखिए कि एंगल सी बी एफ है कहाँ, सी बी एफ मिल गया भैया, ये है एंगल हमारा सी बी एफ, सी बी एफ मतलब ये आर की बात कर रहा है। आगे बी सी एफ यानी ये इस एंगल की बात कर रहा है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल आर और ये बी सी एफ दोनों इसी ट्रायंगल में है। अगर आप इसे काट के बगल में निकालें तो ये, यानी कि ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है। अब देखो ध्यान से, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया फिर से देख ले, सी बी एफ यानी ये वाला एंगल, आगे बी सी एफ मतलब ये वाला एंगल। अब बच्चे आपको 8th क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उस त्रिभुज की दो विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी। मतलब ये एंगल है ना, तो इसके अपोजिट क्या है, ये वाला, और इसके अपोजिट क्या है, ये वाला, यानी कि ये बी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज बी सी एफ में दो कोण हमारे क्या हो गए, बराबर। तो इसे आप लिख लीजिए बगल में, क्या लिखेंगे, चूंकि एंगल सी बी एफ तथा एंगल बी सी एफ त्रिभुज बी सी एफ के बराबर कोण है, अतः इनकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो भैया सी बी एफ, तो सी बी एफ में ये एंगल है, इसके सामने कौन सा, सी एफ, और बी सी एफ ये इसके सामने कौन सी आ रही, बी एफ, ये बी एफ हमारा क्या होगा, बराबर होगा। इसे क्वेश्चन क्या बोल दीजिए, थर्ड बोल दीजिए। है क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ में आया होगा। अब जरा आप आगे गौर करिए बच्चे, ये जो दर्पण होते हैं मैंने आपको जूम करके बड़ा करके डायग्राम बना के आपके सामने बताया है ताकि आपको ये आर्टिकल समझ में आए, लेकिन जनरली ये दर्पण बहुत छोटे होते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूं, क्या कहूं, जरा आप देखिए ध्यान से, अगर ये P पॉइंट दूं, ये B पॉइंट दूं, तो लगभग ये PF इस BF के क्या होगा, बराबर। लगभग ये PF इस BF के क्या होगा, बराबर, क्योंकि B P के क्या है, अत्यंत निकट है। जरा और समझिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डेरिवेशन। अगर ये पॉइंट आप स्किप कर देते हो तो ये आर्टिकल आपको कतई समझ में नहीं आएगा। अगर ये B P के बिल्कुल पास में हो तो ये PF क्या होगा, BF के बराबर। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र है और आपके मित्र का घर आपके घर से बिल्कुल सटा हुआ है। मैंने क्या कहा, आपका कोई मित्र है और आपका घर और आपके मित्र का घर, दोनों का घर बिल्कुल सटा हुआ है, चिपका हुआ है घर एक दूसरे से। तो आपके दोनों घरों से आपके विद्यालय की दूरी क्या होगी, लगभग क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों घर आपस में क्या हैं, सटे हुए हैं। तो जब आप निकलोगे घर से बाहर विद्यालय जाने के लिए तो लगभग आप दोनों लोग को एक ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। वही पॉइंट मैं यहां बोल रहा हूं कि अगर ये P जो P यहां पर है, वो P यहां पर है, लेकिन ये B जो यहां पर है ये यहां ना रहकर कहां आ जाए, P पर आ जाए। मतलब अगर ये B इस P के अत्यंत निकट आ जाए तो यहां क्या लिखेंगे आप, यदि बिंदु B P के अत्यंत निकट हो तब BF, तब क्या होगा, मैंने आपसे क्या कहा कि ये B इस P के अत्यंत निकट हो, ये B इस P के अत्यंत निकट हो तो ये BF बनाने को सकता नहीं है, अर्थात ये BF इस PF के बराबर हो जाएगा। तो BF बराबर क्या हो गया,
पी एफ। आप इसको चाहे तो पी एफ बराबर कर सकते हैं बी एफ। पी एफ बराबर हो गया यहाँ से बी एफ समीकरण नंबर 4। अब जरा देखिए आप यहाँ से, ये भी बी एफ है, ये भी बी एफ है। समीकरण 3 और 4 जैसे आपने 1 और 2 में किया, ए बी सी था तो आपने सी बी एफ बी सी एफ के इक्वल कर दिया। वैसे जरा यहाँ देखिए, सी एफ बराबर बी एफ है और पी एफ बराबर बी एफ है, तो कहीं ना कहीं बी एफ का मान भी सी एफ है और बी एफ का मान भी पी एफ है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, और 3 और 4 से आप क्या लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब जरा गौर करिए, ये सी एफ है क्या, सी एफ और ये पी एफ, ये सी एफ है और ये पी एफ है, यानी ये सी एफ ये पी एफ आपस में अब क्या हो गए, बराबर हो गए। हमने इसको बराबर प्रूफ कर लिया। ये बराबर प्रूफ करते ही हमारा डेरिवेशन अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ है। सभी बच्चे फोकस करें ध्यान से। ये बताइए आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है r बराबर 2f या f बराबर r/2, कुछ भी प्रूफ करना है। अच्छा r है क्या, अगर आप स्वयं से प्रश्न करें r क्या है तो आपको ये आंसर मिलता है कि r हमारी वक्रता त्रिज्या है। दूसरा प्रश्न करें कि f है क्या, स्मॉल f है क्या, तो आपको स्वयं उत्तर मिलेगा कि स्मॉल f फोकस दूरी। अब अगर आप इन दोनों की परिभाषाओं पर जाएं, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो आपने क्या सीख रखा है कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। Distance between center of curvature to pole is known as radius of curvature. So according to this definition, CF will be radius of curvature. यानी जो CF होगा हमारा, वो हमारा वक्रता त्रिज्या होगा। तो अगर आप बात करें 1 सेकंड के लिए, तो आप यहां लिख सकते हैं CF। अब जरा देखो ध्यान से, ये CF ये PF आपने बराबर यहां पे करके रखा है। इसी का यूज करके आप F बराबर r/2 लेके आने वाले हो, बस दिमाग में रखो। ये बताओ ये पीसी क्या है, ये पीसी है क्या, ये पीसी क्या है, आपको जवाब मिला होगा ये वक्रता त्रिज्या है। अच्छा ठीक है, सारी बातें आपकी सही है, मैं मान रहा हूं ये वक्रता त्रिज्या है, लेकिन ये पीसी बना हुआ है, ये पी है, ये सी है, लेकिन इस पीसी के बीच में क्या है, एफ है। तो अगर आप चाहो अपनी सुविधा के अनुसार तो इस पीसी को आप लिख सकते हो सी एफ प्लस पी एफ। आपने इसे क्या लिखा, सी एफ प्लस पी एफ। और पीसी है क्या हमारी, पीसी है क्या हमारी वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, और वो होती है वक्रता त्रिज्या। तो पीसी के स्थान पे आप कर सकते हैं आर ले सकते हैं। सीएफ को देखिए, सीएफ की वैल्यू आपने किसके बराबर कर ली है, पीएफ के बराबर कर ली है। तो जहां सीएफ है वहां पे आप लिखेंगे पीएफ, और ये बगल में पीएफ को आपने वैसे लिखा। अब पीएफ क्या है, दर्पण के ध्रुव से लेके मुख्य फोकस की दूरी। पीएफ क्या है, स्वयं से प्रश्न करें तो उत्तर मिला होगा आपको, दर्पण के ध्रुव से लेके मुख्य फोकस की दूरी। और दर्पण के ध्रुव से लेके मुख्य फोकस की दूरी को मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। यानी हम चाहें तो यहां पे इंडिकेट कर सकते हैं कि पीएफ बराबर स्मॉल एफ है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ स्मॉल एफ लिखते हैं, यहाँ स्मॉल एफ लिखते हैं, तो आर बराबर क्या प्रूफ आपका आता है 2f, या आप चाहे तो लिख सकते हैं f बराबर r/2, और ये आपका क्या हो गया, यहीं से सिद्ध हो गया। एक बार फिर देखिए मैंने क्या किया, पूरे आर्टिकल पर फोकस करते, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी आर्टिकल है, बस आप ध्यान से देखें कि आपको क्या प्रूफ लगे। हमारे पास स्टार्टिंग में एक दर्पण था M1 हमारे पास, मैं डायग्राम यहाँ फिर से बना रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया देखें, ये दर्पण था हमारे पास, रखना नहीं है, आपने बाहर पॉलिश कर दी, ये M2 M1 नाम दिया, आपने एक मुख्य अक्ष खींच दिया, मुख्य अक्ष खींचने के बाद आपने इसी के समांतर एक लाइन खींची, ये लाइन यहाँ से निकल गई, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। हमने क्या देखा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, अभिलंब की आवश्यकता पड़ी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र की याद आई, इसको हमने यहाँ से डैट मिला दिया। मिलाते ही हमारा ऊपर बन गया एंगल आई, यहाँ बन गया एंगल आर। देखिए ना, ये एंगल आई बना और ये क्या बना, एंगल आर। डायग्राम हमारा पूरा हो गया। अब फोकस करते हैं कि हमने क्या क्या मैथमेटिक्स लगाई। अगर आप देखें तो ये ABC, ये CBF के इक्वल हुआ, क्यों इक्वल हुआ, परावर्तन के नियम से, क्योंकि आपको पता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
अब आगे देखिए, इतना करने के बाद आपने एकांतर कोण का जिक्र किया। ये देखिए, ये ABC, और अगर आप देखें ध्यान से तो BCF, यानी कि हमारा यहाँ देखिए, ये A, ये B, ये C और ये F, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ रहा था, तो हमने ABC को BCF के इक्वल कर दिया। इसको समीकरण 1 माना, इसे समीकरण 2 माना। समीकरण 1 और 2 को जब दोनों की हमने तुलना कराई तो यहाँ से हमारा CBF BCF के इक्वल आ गया। हमने क्या देखा, चूंकि CBF और BCF त्रिभुज BCF के बराबर कोण है, अतः CF बराबर BF। क्यों? क्योंकि अगर एक त्रिभुज में दो कोण मेरे प्रिय बच्चों बराबर होते हैं तो उनकी विपरीत दो भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसी आधार पर हमने CF को BF के इक्वल कर लिया। अब इसके बाद ये जो पॉइंट हमारा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपसे कहा है ये पूरी डेरिवेशन की जान है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा आर्टिकल आप समझ गए होंगे। मैंने ऐसा कल्पना कर लिया। क्यों कल्पना की? क्योंकि हमारे पास दर्पण बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे दर्पण होते हैं। तो अगर ये बिंदु P इस P के अत्यंत निकट आ जाए, अगर ये बिंदु P इस P के अत्यंत निकट आ जाए, तो ये बताओ कि आप ऐसे, अभी ये B दूर है तो आपको ये BF दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि बेटा ये B खिसक के P पे आ गया है, तो ये जो BF बना, ये BF बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये B जब P के ऊपर हो जाएगा तो ये BF ऑलरेडी PF के इक्वल हो जाएगा। लेकिन कब? जब B P के क्या होगा, अत्यंत निकट होगा, अत्यंत समीप होगा। तो ये लिखा है मैंने, यदि बिंदु B P के अत्यंत निकट हो तो तब PF बराबर BF, तब PF बराबर BF। अब देखिए BF बराबर CF है, BF बराबर PF है, तो कहीं ना कहीं CF बराबर किसके हो गया, PF के हो गया। इतना होते ही आपका आर्टिकल खत्म है। अब आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको प्रूफ करना था F बराबर R/2 या R बराबर 2F। R है क्या? R अगर है तो वो है वक्रता त्रिज्या, F अगर है तो वो है फोकस दूरी। आपने क्या किया, आपने चित्र की मदद ली, आपने PC को केवल दो भागों में तोड़ दिया। ये PC है, ये P है और ये C है। देखिए ना, ये P है और ये C है। तो इस PC में कितने पार्ट आ रहे हैं? दो पार्ट आ रहे हैं, एक CF का आ रहा है और एक FP का आ रहा है। तो आपने PC को दो पार्टों में तोड़ा, CF में और FP में या PF में। आपको पता है कि PC R है, PF फोकस दूरी है। आपने यहाँ से CF को PF के बराबर ऑलरेडी कर रखा है, तो जहां आपको CF दिखा वहां आपने क्या लिखा, PF। तो जहां CF था वहां आपने PF लिखा, तो PF प्लस PF। अब इस PF की वैल्यू कितनी है, स्मॉल f। इस PF की स्मॉल f, R बराबर F और F आपको 2F होगा, तो F बराबर क्या हो गया, R/2। उम्मीद करता हूं कि पूरा डेरिवेशन आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ये पूरा डायग्राम है, मैं चाहूंगा कि इसे आप नोट कर ले, और नोट करने से पहले आप एक बार लैंग्वेज फिर सुन ले। आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे? माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलती है, चलने के पश्चात दर्पण के बिंदु B पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अतः इस स्थिति में इतना लिखने के बाद आप पूरे डेरिवेशन को यहाँ से उतारेंगे, ये फिर ये करेंगे और आपका आर्टिकल पूरा हो जाएगा। फिर सुनिए लैंग्वेज मैंने क्या बोला कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलती है, चलने के पश्चात बिंदु B पर टकराती है और मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है क्लियर? कोई दिक्कत? इतना हो जाए। अच्छा भैया, अब आज की क्लास में थोड़ा और आगे सुनिए। भैया मैंने आज आपको ये डेरिवेशन पूरा बताया है, अभी आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको ये डेरिवेशन पूरा बताया है। ये अवतल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए भी आगे है। तो उत्तल दर्पण वाला अगर मैं आपको आज ही समझा दूंगा तो जो मैंने इतनी मेहनत से आपको ये समझाया है ये सब आप चौपट कर लेंगे। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। आज के दिन के लिए, आज की क्लास के लिए केवल यही डेरिवेशन आपके लिए होमवर्क में है। इस डेरिवेशन को सभी लोग कम से कम 3 बार अवश्य करेंगे। आप मेरे पास फोटो खींच के मत भेजिए, चलेगा, लेकिन आप स्वयं से धोखा मत करिए। इसे मैंने इतनी मेहनत से बताया है तो मैं चाहता हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप इसे कम से कम 3 बार अवश्य करें। है क्लियर? 3 बार करने के बाद अगर ये आपको कहीं से दिक्कत देता है, कोई समस्या देता है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा अब तक, और अपना आप मैसेज जो भी प्रॉब्लम है आप उसे लिखकर भेज सकते हैं। है क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।